तो हम ये बात कर रहे थे, जैसे ही हमने ये नोटपैड खोला, क्या हुआ हम्म। कि नोटपैड भी अभी टास्क मैनेजर में आ चुका है, यानी ये प्रोग्राम भी हमारी रैम में आ चुका है। लेकिन जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को बंद करूंगा, ये हमारी रैम से चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं जो हमारी हार्ड डिस्क में सेव है, वो उठकर हमारी रैम में आ जाता है। इस और हमारी रैम में इतनी स्टोरेज होनी चाहिए कि वो उतना सॉफ्टवेयर चला सके जितना चल रहा है। यानी अगर GTA 5 में हम जिस एरिया में घूम रहे हैं, उतना मैप कम से कम हमारी रैम लोड कर सके, इतना हमारी रैम में कम से कम स्टोरेज होनी चाहिए। अब 65 GB की रैम तो हम नहीं लगा सकते, तो पूरा गेम उठकर हमारी रैम में नहीं आता, सिर्फ वो पोर्शन उठ के हमारी रैम में आता है जितना पोर्शन अभी हम खेल रहे हैं। तो अब इससे हम क्या, अब इस ब्लैक वाले एरियाज पे थोड़ा जूम करते हैं। ब्लैक वाले एरिया में सेव हो रहा डाटा है। अब अगर फर्ज करें 4 GB इस पूरी रैम में सेव हो रहा है, ये एक रैम है, ये वाली एक रैम है, इस पूरी रैम में 4 GB सेव हो रहा है। और फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि इस वाले ब्लॉक में, क्योंकि ये 8 ब्लॉक है, तो इस वाले ब्लॉक में हमारे पास 0.5 GB है। तो इसको थोड़ा जूम करते हैं। अब ये कुछ इस तरह का एरिया है। ये हमारे पास कोई 1 KB का, ये 1 बाइट है, ये हमारे पास दूसरा बाइट है, ये हमारे पास तीसरा बाइट है, ये हमारे पास चौथा बाइट है, ये पांचवा बाइट है। तो ये सारे बाइट है। ये 8 बाइट्स जब मिलेंगे ना, ये शुरू के 6 और ये 2, तो एक, सॉरी, ये 8 बिट्स जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाइट। और ये 1 बाइट मिलकर क्या सेव करता है, एक करेक्टर। यानी ए अगर मैं सेव करूंगा तो वो ए इन 8 में जाके सेव होगा। इस तरह हमारे कंप्यूटर काम करता है। लेकिन अभी हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम सिर्फ उतनी बात करते हैं जितनी हमारे मतलब की है। हमारे मतलब की इसमें बात यह है कि, मैं इसको मिटाता हूँ। जब जब मैंने कंप्यूटर पे लिखा, जब मैं यहाँ पर जा रहा था और लिख रहा था लेट एक्स इक्वल 3, तब क्या हो रहा था, कंप्यूटर इस रैम में किसी एक भी जगह में यहाँ पर जाके फर्स्ट करें 3 को सेव कर रहा था। जैसे अब यहाँ पर मैंने कितने डब्बे बनाए, 15। मैंने 15 डब्बे बनाए, सॉरी 18 डब्बे बनाए ना। लेकिन असल में ये 18 डब्बे नहीं है। असल में यहाँ तो कंप्यूटर, क्योंकि अगर इस एरिया में अगर कंप्यूटर 500 MB सेव कर रहा है, यहाँ पर 500 MB, यहाँ पर 500 MB, यहाँ 500 MB, यहाँ 500 MB, यहाँ 500 करके 4 GB सेव कर रहा है ना, तो उस 500 MB में पता है कितने बाइट्स होंगे? उस 500 MB में तकरीबन तकरीबन, कैलकुलेटर खोल लेते हैं, 1 बाइट के अंदर 1 MB के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं। तो उस 500 MB के अंदर 5,12,000 बाइट्स होंगे। तो वो 5,12,000 बाइट्स डब्बे हैं। अब वो कौन से डब्बे में जाके हमारा 3 नंबर सेव हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलता है वेरिएबल के नाम के जरिए। यानी जो भी मैंने वेरिएबल का नाम दिया ना, कंप्यूटर करेगा उस डब्बे का नाम एक्स रख देगा। अब इस डब्बे में हमारी वैल्यू सेव है, और इस डब्बे का नाम कंप्यूटर ने क्या रख दिया, एक्स, क्योंकि हमने अपने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, एक्स। अगर मैं अपने वेरिएबल का नाम रखता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ हुनैन, तो यहाँ पर कंप्यूटर इस डब्बे का नाम एक्स एक्स डिलीट करके क्या रख देगा, मेरा नाम रख देगा, हुनैन लिख देगा, पूरा मेरा नाम। तो कंप्यूटर इस डब्बे का नाम चेंज कर देगा। अब जब भी मैं हुनैन लिखूंगा ना, तो अब कंप्यूटर को हुनैन का मतलब पता है। कंप्यूटर करेगा, हुनैन नाम का डब्बा ढूंढेगा रैम में, हुनैन नाम का जो स्लॉट है वो ढूंढेगा, और उसमें जो भी वैल्यू सेव होगी वो लाकर स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। तो ये कंप्यूटर कर रहा था। लेकिन जब मैं यही काम कोटेशन मार्क के अंदर कर रहा हूँ, तब कंप्यूटर ये हरकत नहीं करेगा। कंप्यूटर इसको वैसा ही प्रिंट कर देगा, क्योंकि कोटेशन मार्क को हम जावास्क्रिप्ट की जबान में कहते हैं स्ट्रिंग। अब कंप्यूटर ने एरर दे दिया, क्योंकि स्ट्रिंग नाम का तो कोई डब्बा ही नहीं है रैम में, क्योंकि हमने किसी डब्बे का नाम स्ट्रिंग नहीं रखा। अब ये किस डब्बे में सेव हो रहा है रैम में, हमें उसकी परवाह ही नहीं है। हम अपनी मर्जी से उसका नाम खुद भी रख दें। कंप्यूटर वो इस 3 को यहाँ सेव करे, यहाँ सेव करे, यहाँ सेव करे, जहाँ मर्जी सेव करे। हमें उस जगह का नाम पता है। उस जगह का नाम क्या है, हमने डिसाइड किया है, हुनैन। तो कंप्यूटर हुनैन में जाके इसको सेव कर रहा है। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बस हुनैन याद रखेंगे, उस डब्बे का नाम, और कंप्यूटर वो डब्बा जहाँ पर भी है रैम में, हमें उसकी वैल्यू ला के दे देगा। जब मैं कोटेशन मार्क इस्तेमाल करता हूँ, तो कोटेशन मार्क को जावास्क्रिप्ट में कहते हैं, या किसी और भी जबान में कहते हैं, स्ट्रिंग। अब ये सारा हमारा डाटा है ना, ये जो नंबर 3 लिखा है मैंने, ये हमारा डाटा है।
ये जो मैंने हुनैन कोटेशन मार्क में लिखा है हमारा डाटा है, ये वो चीजें जो हमारे सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं काम आएंगी। लेकिन ये जो लेट है और ये जो वेरिएबल का नाम है, ये हमारा डाटा नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट के वर्ड्स हैं। ये वो चीजें जो हमने अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल करी हैं और कंप्यूटर को बात समझाने के लिए इस्तेमाल करी है। जैसे जो लेट है, ये लेट कोई वेरिएबल नहीं है, ये लेट नाम का कोई डब्बा नहीं है रैम में। ये लेट जो है वो एक कमांड है। जब भी मैं लेट लिखूंगा कंप्यूटर समझ जाएगा कि अब कोई वेरिएबल बनने वाला है। तो ये लेट जो है ये कमांड है। अब मैं ये बटन दबा के इसको क्लियर करता हूँ। अब मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक और वैल्यू बनाता हूँ, इसको मैं वैल्यू देता हूँ 1। अब कंप्यूटर करेगा 1 को जाके रैम में कहीं सेव करेगा और उस जगह का नाम रख देगा ए। अब मैं यहाँ लिखता हूँ लेट बी इक्वल 2। अब कंप्यूटर करेगा इस 2 को जाके रैम में कहीं सेव करेगा और उस जगह का नाम क्या रख देगा, बी। अब जब मैं ए प्लस बी करूंगा ना, तो कंप्यूटर टेंशन नहीं हुई कंट्रोल। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को पता है कि ए क्या है, ए एक वेरिएबल है और वो कहाँ मिलेगा मुझे, किसी भी डब्बे में, किसी ए नाम के डब्बे में। फर्स्ट करें कंप्यूटर ने यहाँ सेव कर दिया। अब जरूरी थोड़ी कंप्यूटर लाइन से सेव करे, कंप्यूटर तो कहीं भी सेव करा सकता है। यहाँ कंप्यूटर ने 1 सेव कर दिया और यहाँ कंप्यूटर ने 2 सेव कर दिया रैम के अंदर। इस एरिया का नाम कंप्यूटर ने रख दिया बी और इस एरिया का नाम कंप्यूटर ने रख दिया ए। लेकिन अगर मैं यहाँ करता हूँ ए प्लस सी, अब कंप्यूटर मुझे एरर दे रहा है कि भाई सी डिफाइन नहीं है। अब कंप्यूटर ने मुझे ये नहीं बोला कि ए डिफाइन नहीं है, कंप्यूटर ने मुझे बोला भाई सी जो है इज नॉट डिफाइंड। कंप्यूटर मुझे बोल रहा है भाई मुझे नहीं पता सी क्या है, सी क्या है। लेकिन अगर यही काम अगर मैं ए प्लस बी के साथ कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर मुझे बोल रहा है 3 है। अच्छा, अब मैं ए माइनस बी करता हूँ, कंप्यूटर मुझे -1 बता रहा है, लेकिन ए की वैल्यू अभी भी 3 है, 1 है। ए की वैल्यू मैंने टॉप पे क्या रखी थी, 1 रखी थी। अभी भी ए की वैल्यू क्या है, 1 है। बी की वैल्यू मैंने क्या क्या रखी थी टॉप पे, 2। बी की वैल्यू अभी भी क्या है, 2। अब वैल्यू क्या है, बार बार मैं वैल्यू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैल्यू वो डाटा है जो हमने सेव करा है वेरिएबल में, वेरिएबल डेटा नहीं है। वेरिएबल के अंदर जो मैं वैल्यू सेव करा रहा हूँ ये हमारा डाटा है, ये हमें चाहिए होगा, डाटा या डेटा जो भी हम बोलते हैं इसे। अब थोड़ा और काम करता है। अगर मुझे एबीसीडी लिखनी है ना, जब भी मैं कोई एबीसीडी का लफ्ज लिख रहा हूँ, तो कंप्यूटर मुझे एरर क्यों दे रहा है? कंप्यूटर बेवकूफ़ है, उसको कुछ भी नहीं पता। कंप्यूटर क्या कर रहा है, जाकर उस नाम का वेरिएबल ढूंढ रहा है। अब समझे कंप्यूटर क्यों एरर दे रहा था? जब भी मैं कोई एबीसीडी का लफ्ज लिख रहा था, कंप्यूटर जाके उस नाम का वेरिएबल ढूंढ रहा था। लेकिन जब मैं लेट लिख रहा हूँ, तब कंप्यूटर कोई एरर नहीं दे रहा, बोले कंप्यूटर इसको पहचानता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ लेट लिखूंगा, तो कंप्यूटर उस नाम का भी वेरिएबल ढूंढ रहा है कि लेट इज नॉट डिफाइंड। याद रहे मैं लेट नाम का वेरिएबल नहीं बना सकता। अगर मैं यहाँ लेट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, लेट लेट इक्वल 1, तो कंप्यूटर में बोलेगा लेट इज डिसअलाउड, यानी मुझे अलाउ नहीं है कि मैं लेट का नाम इस्तेमाल करूं किसी वेरिएबल में, क्योंकि लेट जो है वो कंप्यूटर ने अपने लिए सेव किया हुआ है। इनको हम कहते हैं रिजर्व कीवर्ड्स। ये सारे रिजर्व कीवर्ड्स हैं। रिजर्व कीवर्ड्स क्या होता है, वो वर्ड्स जो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, जो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा है। अब हुनैन जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई कमांड नहीं है, लेकिन लेट जो है उसको देख के कंप्यूटर समझता है कि भाई यहाँ वेरिएबल बनने वाला है। तो वो इंग्लिश के वर्ड्स जो कंप्यूटर के इस्तेमाल के हैं और जो कंप्यूटर को समझ आता है, कंप्यूटर आपको वो अलाउ नहीं करेगा सेव करना। जैसे मैं आपको और एग्जांपल दूं, मैं लिखता हूँ लेट इफ इक्वल 3। अब कंप्यूटर बोलेगा भाई इफ जो है वो अनएक्सपेक्टेड है, कंप्यूटर मुझे मुझे अलाउ ही नहीं करेगा इफ नाम का वेरिएबल बनाना, क्योंकि इफ भी एक कमांड है। वो कौन सी कमांड है हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। हमने अभी यहाँ देखा था कि वेरिएबल बनाने का एक और तरीका था, क्या था वो, कॉन्स्ट। तो अगर मैं यहाँ सॉरी वेरिएबल का नाम कॉन्स्ट लिख रहा हूँ, लेट कॉन्स्ट इक्वल 1, तो कंप्यूटर मुझे फिर से अलाउ नहीं कर रहा कि भाई ये अनएक्सपेक्टेड है, ये इस्तेमाल नहीं करो, ये मेरे अपने रिजर्व की वर्ड्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंप्यूटर मुझे अलाउ नहीं करता अपने वेरिएबल का नाम रखने के लिए। इसलिए जब भी मैं एबीसीडी लिख रहा हूँ, कंप्यूटर क्या कर रहा है बेवकूफ़, उसको जाके उस नाम का वेरिएबल ढूंढ रहा है। जबकि कंप्यूटर को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ये प्रिंट करो स्क्रीन पे। अभी हम कुछ काम की चीज़ नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ प्रिंटिंग और कंप्यूटर के साथ खेलना देख रहे हैं। अब हम थोड़ी काम की चीज़ भी करते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर इस नाम का वेरिएबल ना ढूंढे, बल्कि जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको प्रिंट कर दे स्क्रीन पे वैसा का वैसा ही, तो फिर मुझे कोटेशन मार्क लगाना पड़ेगा।
और मैं यहाँ जो भी लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, कंप्यूटर समझ जाएगा कि भाई ये जो है ये एक वेरिएबल का नाम नहीं है, बल्कि ये एक क्या कहते हैं इंग्लिश का वर्ड है जो प्रोग्रामर ने मुझे दिया है, जो मुझे स्क्रीन पे बस सिंपल प्रिंट कराना है। तो मैंने यहाँ सेव करा दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक मसला है, अगर मुझे अपने प्रोग्राम में 10 बार यूजर को हेलो वर्ल्ड बोलना है, तो मैं क्या 10 बार हेलो वर्ल्ड लिखूंगा? अगर मुझे 10 बार हेलो वर्ल्ड, 10 बार हेलो वर्ल्ड लिखूंगा, फिर हेलो वर्ल्ड लिखूंगा, फिर हेलो वर्ल्ड लिखूंगा, फिर हेलो वर्ल्ड लिखूंगा, तो ये इतने काम कीजिए। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ वेरिएबल बनाता हूँ लेट ग्रीट, और जिस तरह मैंने वेरिएबल में एक नंबर सेव कराया था, मैं इस कोटेशन मार्क वाले टेक्स्ट को सेव कराता हूँ। अब इस कोटेशन मार्क वाले टेक्स्ट को ना, इस तरह के डाटा को जो कोटेशन मार्क्स में हो, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, कंप्यूटर पहचानता है इसको। देखें, स्ट्रिंग, कंप्यूटर टू स्ट्रिंग, डॉम स्ट्रिंग, ये सारे बने बनाए फंक्शन हैं, इनको हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो इस कंप्यूटर इनको, ऐसे डाटा को जो कोटेशन मार्क्स मार्क के अंदर है, उसको कंप्यूटर स्ट्रिंग के नाम से जानता है। और ऐसा डाटा जो कि कोटेशन मार्क्स से बाहर है, अगर या तो वो नंबर है तो कंप्यूटर को ठीक है, कंप्यूटर इसको नंबर ही मानेगा, ये कंप्यूटर नजर में नंबर है, कंप्यूटर उसको जानता है। लेकिन अगर वो कोई इंग्लिश का वर्ड है, तो फिर कंप्यूटर उस नाम का वेरिएबल ढूंढेगा और फिर एरर देगा कि भाई मुझे रैम में ऐसा कोई वेरिएबल नहीं मिला इस नाम का जो आपने बनाया हो। और अगर मैं उस नाम का वेरिएबल बना दूं, तो फिर ऐसे लिखूंगा, तो अब कंप्यूटर खुश है। अब कंप्यूटर मुझे उसकी वैल्यू ला के दे रहा है, ना कि शोर मचाया कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। जिस तरह यहाँ पर कंप्यूटर कर रहा है कि भाई मुझे नहीं पता एच क्या चीज़ है, एच इज नॉट डिफाइंड। मैं इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट ग्रीट इक्वल, और इसमें अब मैं नंबर के बजाय स्ट्रिंग सेव कराता हूँ हेलो वर्ल्ड। एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर अनडिफाइंड लिखा आ गया। अनडिफाइंड क्यों लिखा आ रहा है? अनडिफाइंड तब लिखा आता है जब मैं कंप्यूटर को कोई चीज़ ना दूँ प्रिंट करने के लिए। अब मैंने कंप्यूटर को यहाँ कोई चीज़ नहीं दी ना प्रिंट करने के लिए। जब भी मैं कोई प्रोग्राम लिखूंगा, कोई भी कोड लिखूंगा और कंप्यूटर को कुछ प्रिंट करने के लिए नहीं दूंगा, तो कंप्यूटर के पास कुछ प्रिंट करने के लिए होगा ही नहीं। कंप्यूटर सिर्फ उतना ही करेगा जितना मैं बोलूंगा। मैंने यहाँ पर ग्रीट लिखा और उसमें हेलो वर्ल्ड सेव कराया, तो कंप्यूटर ने खुद से जाके हेलो वर्ल्ड की वैल्यू, ग्रीट की वैल्यू प्रिंट नहीं कराई। जो ग्रीट वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट कंप्यूटर ने नहीं कराई। इसका मतलब कंप्यूटर ने कंप्यूटर ने अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया, क्योंकि कंप्यूटर को पता ही नहीं था क्या करना है। कंप्यूटर ने सिर्फ वेरिएबल बनाया, और कुछ प्रिंट करने के लिए नहीं होगा जब भी कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर अनडिफाइंड प्रिंट कर देगा। अब जब मैं ग्रीट लिखूंगा, अब मेरे लिए काम सिंपल होगा, मैं सिर्फ ग्रीट लिख रहा हूँ और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अब मिसाल, अब फर्ज करें कि अगर मेरे पास कोई मैसेज होता, मैं एक मैसेज नाम का वर्ड बना रहा हूँ और उसमें कोई बड़ा सा टेक्स्ट सेव कर रहा हूँ, दिस इज अ, तो अब मैंने इसको सेव कराया। अब मुझे ये मैसेज अगर 10 बार भी प्रिंट करना है ना, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मैसेज। अब मैंने इसकी स्पेलिंग गलत कर दी। कंप्यूटर बहुत बेवकूफ़ है, वो स्पेलिंग को ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे बिल्कुल ठीक स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, मैसेज, मैसेज, मैसेज। और अगर मैं गलत स्पेलिंग से वेरिएबल सेव कराता हूँ, अगर मैं वेरिएबल, यहाँ पर स्क्रीन को साफ करता हूँ, अगर मैं यहाँ गलत स्पेलिंग, मैं यहाँ पर मैसेज की स्पेलिंग गलत देता हूँ, अब ये मैसेज की स्पेलिंग नहीं है, और इसमें मैं अपना मैसेज करा रहा हूँ, दिस इज अनदर बोरिंग मैसेज। अब मैं सही स्पेलिंग लिखूंगा ना मैसेज की, तो अब क्या कर रहा है कंप्यूटर? कंप्यूटर पुराना वाला वो जो वेरिएबल है वो प्रिंट करा रहा है। कंप्यूटर खुद से वेरिएबल की वैल्यू, अगर और अगर मैं गलत लिख रहा हूँ स्पेलिंग, वो उतनी ही गलत जितनी मैंने यहाँ लिखी है, तो कंप्यूटर इसका टेक्स्ट प्रिंट करा रहा है। तो अगर आपने जिस स्पेलिंग से वेरिएबल बनाया ना, आपने उसकी वैल्यू प्रिंट कराने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए वही गलत स्पेलिंग ही लिखनी पड़ेगी। या अगर आपने सही स्पेलिंग इस्तेमाल करी है तो आप सही स्पेलिंग से ही बुलाएंगे। लेकिन अगर आपने वेरिएबल गलत स्पेलिंग से बना दिया, तो फिर आपको गलत स्पेलिंग सही करनी पड़ेगी। अभी हम देखेंगे कि वेरिएबल्स की वैल्यू किस तरह चेंज करते हैं। यानी अगर मैं यहाँ वेरिएबल, अब मैं यहाँ जाता हूँ, क्लियर लिखता हूँ, तो यहाँ पर अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट एक्स। अब आपको मैथ की क्लास याद आएगी, इसमें मैं एक नंबर सेव कराता हूँ 3, एंटर करता हूँ। कुछ प्रिंट करने के लिए नहीं था कंप्यूटर के पास, इसलिए कंप्यूटर ने अनडिफाइंड बोल दिया। अब मैं करता हूँ यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमने अभी देखा कि मल्टीप्लाई का बटन नहीं होता कीबोर्ड में, तो हम स्टैरिक इस्तेमाल करते हैं। कैसे आएगा? शिफ्ट और 8 का बटन दबा के।
3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब कंप्यूटर करेगा, जरूरी नहीं है मैं यहाँ पर स्पेस दूँ। अगर मैं लिख दूँ 3x तो कंप्यूटर बोलेगा भाई ये तुमने क्या किया, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कंप्यूटर को शक है कि इन दोनों के बीच में प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है या माइनस हो रहा है। मैथ की क्लास में हम क्या करते हैं, 3x लिखते हैं और उसका मतलब क्या हो रहा है, 3 और x में आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड माइनस प्लस ही हो रहा है। लेकिन कंप्यूटर को हमें बताना पड़ेगा, कंप्यूटर में हम इस तरह नहीं लिख सकते। हम कंप्यूटर को बोलते हैं भाई 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो कंप्यूटर ने मुझे 9 बोला, कंप्यूटर ने क्या किया, 3 लिखा और x की जगह x की वैल्यू डाल दी। वही जो हम मैथ की क्लास में करते हैं, क्लास 6-7 में करते थे, x की जगह x की वैल्यू डाली, x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया 9। अब मैं करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ 4 माइनस एक्स, अब क्या आ गया 1। 4 माइनस एक्स की वैल्यू क्या थी 3, कंप्यूटर ने इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर दी और आंसर क्या आ गया 1। इसी तरह मैं अभी यहाँ पर देखता हूँ 4 डिवाइड बाय एक्स, तो अब कंप्यूटर ने मुझे आंसर दे दिया 1.333333। तो कंप्यूटर वही वाली अलजबरा कर रहा है जो हम किया करते थे, सिंपल उठा के एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करा। अब ये बहुत स्पीड से करता है कंप्यूटर, हमें नजर भी नहीं आता कंप्यूटर ने कब एक्स की वैल्यू डाली और कब 4 से डिवाइड कराया। ये सब कुछ कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर हो रहा है, ये सब कुछ रैम में हो रहा है। यहीं पर कहीं कंप्यूटर जाता है, सॉरी यहाँ के रैम, यहाँ के रैम में कंप्यूटर जाता है, फर्ज करें यहाँ पर x की वैल्यू सेव है, कंप्यूटर इस x की वैल्यू को उठाकर लाता है, जो हमारी इक्वेशन है यहाँ पर पुट कर देगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 में, और यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब याद रहे ये जो वैल्यू है ना, ये जो 9 आंसर आया है, या फिर यहाँ जो 1 आंसर आया है, या फिर यहाँ जो 1.33 आंसर आया है, ये वैल्यू कहीं भी सेव नहीं हुई। अगर हम इस वैल्यू को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें इसको कहीं सेव कराना पड़ेगा, जिस तरह मैथ की क्लास में करते हैं कि x इक्वल y प्लस 3, तो y प्लस 3, एक्स इक्वल वाई प्लस 3। तो इस तरह क्या होता है y प्लस 3 एक इक्वेशन सॉल्व होगी और उसका जो आंसर आएगा वो किस में सेव हो जाएगा, x में। फर्स्ट करें y की वैल्यू है वो 2 है, तो 2 प्लस 3 क्या होगा 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। सही, तो यही कुछ हम काम करते हैं। हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट z इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3। अब यहाँ स्पेस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दे भी दूँ कोई मसला नहीं है। तो मैं एंटर करता हूँ, कुछ प्रिंट करने के लिए नहीं था तो कंप्यूटर ने कुछ प्रिंट नहीं किया। अब मैं कंप्यूटर को बोलता हूँ कि भाई प्रिंट करो, मैं यहाँ दबाता हूँ जी, एंटर करता हूँ, अब इसका आंसर 15 आ गया। कैसे, कंप्यूटर ने 4 और एक्स जगह एक्स की वैल्यू रखी, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया 12, और 12 प्लस 3 15। वही अलजबरा जो कंप्यूटर किया करता था, सॉरी जो हम किया करते थे अपनी मैथ्स की क्लास में, वही कंप्यूटर ये अलजबरा कर रहा है। इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ z की वैल्यू चेंज करनी है, अभी z की वैल्यू क्या है 15, मैं z 10 बार प्रिंट कराता हूँ, z की वैल्यू 15 ही है, लेकिन अब मैं यहाँ पर सेव कराता हूँ z इक्वल 5। अब z की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, यानी वो जो पुरानी वाली वैल्यू थी कंप्यूटर भूल गया। तो याद रहे कि अगर आपने z पे कोई वैल्यू सेव कराई हुई थी काम की, 15 नाम की वैल्यू सेव कराई हुई थी, अब जब आप z इक्वल 5 कर देंगे ना तो पुरानी वाली वैल्यू डिलीट हो जाएगी। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने से पहले ये देख लें कि आपका इस नाम का वेरिएबल पहले से है या नहीं है। अगर है तो फिर आप एहतियात से उस वैल्यू को चेंज करें, क्योंकि पुरानी वाली वैल्यू कंप्यूटर डिलीट कर देगा और वो वापस आने का कोई तरीका नहीं है। आपको दोबारा से z इक्वल पुरानी वैल्यू के करना पड़ेगा, सॉरी पुरानी वैल्यू करना पड़ेगा, तभी वो पुरानी वैल्यू वापस आएगी, वरना वो जा चुकी होगी। अब मैं एंटर करता हूँ, z इक्वल 15 हो जाएगा। अब मैंने आपसे बात करी थी कि जब भी कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, तो वो रैम में सेव होता है ना। तो मैं इसको पहले साफ कर देता हूँ, सही, तो वो रैम में सेव होता है। इसका मतलब मैं अपने क्रूम में गया और मैंने ये क्रूम बंद कर दिया, तो क्या मेरा प्रोग्राम डिलीट हो गया? हाँ, जो भी मैंने कोड लिखा था वो ज़ाया हो चुका है। फर्ज करें आपने बहुत सारा कोड लिख दिया ब्राउजर के अंदर और उसके बाद आपने अपना ब्राउजर गलती से बंद कर दिया, तो सारा कोड डिलीट हो जाएगा। अब मैं अपने ब्राउजर में वापस जाता हूँ, मैं आता हूँ क्रोम में और दोबारा से यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ जाके इंस्पेक्ट करता हूँ। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और आई एक साथ दबाएं तो तब भी हो जाएगा। मैं वापस से अपने
कंसोल में जाता हूँ, यहाँ जाके ये बटन दबाता हूँ ताकि अपनी स्क्रीन साफ करूँ। और अब जब मैं लिखूंगा, अब मैंने z नाम का वेरिएबल बनाया था ना, अब जब मैं z लिखूंगा और एंटर करूंगा तो कंप्यूटर बोलेगा मुझे नहीं पता z क्या है। हालांकि अभी हमने कंप्यूटर को बताया था कि z की वैल्यू क्या है, 15 है। कंप्यूटर भूल चुका है क्योंकि वो सारी वैल्यू कहाँ पर सेव करी थी कंप्यूटर ने, कहाँ पर याद रखी हुई थी, रैम में याद रखी हुई थी। अब हमें अपने कोड को हार्ड डिस्क में सेव कराना पड़ेगा ना। यहाँ पर हमारी मदद करेगा हमारा पुराना दोस्त नोटपैड प्लस प्लस। नोटपैड के जरिए हम अपना जावास्क्रिप्ट कोड या इस फाइल में लिख लेंगे, किसी भी फाइल में लिख लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस फाइल को ब्राउजर में चला देंगे। अब हम इस अब अब हम अपनी फाइल को ब्राउजर में चला क्यों रहे हैं, वो हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि जो भी हम कोड लिख रहे हैं ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेट x इक्वल 3, तो ये जो है ये जाकर अब 1 सेकंड में कितना काम हो रहा है आप चेक करें। कंप्यूटर कर रहा है इसकी वैल्यू x रख रहा है, x की वैल्यू 3 कर रहा है, उसके बाद कंप्यूटर कर रहा है इस पूरी वैल्यू, इसको पूरे लेट x इक्वल 3 को जाके क्या कर रहा है, 0 और 1 में कन्वर्ट कर रहा है, 0 और 1 में, यानी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है जो प्रोसेसर को समझ आती है, और उसके बाद उस पूरे कोड को चला रहा है। तो 1 सेकंड से भी कम टाइम है, 1 सेकंड का भी मेरे ख्याल से कोई हजारवा हिस्सा होगा जिसमें कंप्यूटर ने इस पूरे को ट्रांसलेट किया, प्रोसेसर में चलाया, रैम में सेव किया और हमें स्क्रीन पे रिजल्ट भी दिखा दिया। ये 1 सेकंड से भी कम टाइम में हो रहा है। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि पुराने जमाने में कंप्यूटर सुबह अगर चलाओ तो शाम को क्यों ऑन होते थे, क्योंकि ये सारी चीजें उनको ट्रांसलेट करनी पड़ती थी। आजकल प्रोसेसर इतने तेज हो गए हैं कि ये काम बहुत जल्दी होता है। तो पुराने जमाने में कंप्यूटर इसलिए ही तेज खुलते थे क्योंकि ये सारा काम हो रहा होता है, इन सबको ट्रांसलेट करो 0 1 में, फिर ये सारे काम करो, ये सब कंप्यूटर हमारे लिए पलक झपकते ही कर देता है। तो अब यहाँ मैंने एक HTML की फाइल क्यों बनाई है, नहीं बनाते जावास्क्रिप्ट की बना लेते हैं। यहाँ पे मैं न्यू करता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। कैसे करूँगा, कंट्रोल S से या फिर फाइल सेव से। पहले यहाँ मैं कुछ लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ लेट, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, 1 मिनट इसको। अब आपको शायद ये नजर आ रहा है। तो मैं लिख देता हूँ कोई भी वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ नेम। वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि आपकी मर्जी है। हुनैन। अब मैं इस फाइल को सेव करा लेता हूँ, इसको मैं सेव कराता हूँ। अभी हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल, अभी तक हम HTML की फाइलें सेव कराते थे, हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है। याद रहे जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज है, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। जावा एक अलग कंपनी ने बनाई और एक अलग काम के लिए इस्तेमाल होती है, जावास्क्रिप्ट एक अलग कंपनी ने बनाई और एक अलग काम के लिए इस्तेमाल होती है। दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप जावा सीखेंगे ना तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ही अलग है। अब मैं इसको जावास्क्रिप्ट की फाइल सेलेक्ट करता हूँ, और अब ये देखें नोटपैड प्लस प्लस ने खुद ही इसके एंड में डॉट जेएस लगा दिया। अभी तक हम डॉट HTML लगा रहे थे, अब हम अपनी फाइलों के एंड में डॉट जेएस लगाएंगे अगले कुछ हफ्तों तक, जब तक हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। इस फाइल का नाम मैं HTML की तरह कुछ भी रख सकता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस डॉट जेएस। सेव करता हूँ। अब इस फाइल को मैं खोलता हूँ अपने ब्राउजर में। कैसे खोलूंगा, ये फाइल मैंने कहाँ से खोली, डेस्कटॉप पे। मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा, ये मेरी मेरी प्रैक्टिस डॉट जेएस की फाइल। यहाँ से अगर खोलूंगा तो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा इससे क्या करना है। कंप्यूटर बोलेगा हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल, तो कंप्यूटर को नहीं पता है कैसे खोलनी है, हमसे पूछ रहा है। मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ और ले आता हूँ क्रोम में, और क्रोम में यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ मेरा कोड लिखा हुआ आ गया, ये कोड चला नहीं। मैं यहाँ जाता हूँ, अगर मेरा कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया मैंने, या फिर मैं इंस्पेक्ट से भी यहाँ पर आ सकता हूँ। कंसोल में गया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम। अगर कंप्यूटर ने मेरा कोड पढ़ लिया और समझ लिया तो अब कंप्यूटर को पता होगा कि नेम नाम की एक जगह है रैम में जहाँ पर मेरा डाटा सेव है, और वो डाटा क्या है, हुनैन। अब मैंने हुनैन को कोटेशन मार्क में क्यों लिखा है, कोई बताएगा। स्ट्रिंग है, है स्ट्रिंग है वेरिएबल, उसकी वैल्यू है नेम की। हाँ, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग क्या था, कंप्यूटर, अब अगर मैं कोटेशन मार्क नहीं लगाता ना तो कंप्यूटर क्या करता है, उस नाम का वेरिएबल ढूंढता है।
जबकि हुनैन नाम का कोई वेरिएबल तो मैंने बनाया नहीं है और ना मैं बनाना चाहता हूँ। हुनैन जो है वो वैल्यू है उस वेरिएबल की, कोटेशन मार्क में मैंने लिखी है ना। हाँ बिल्कुल जो फाइल में फिट आती है, क्योंकि वो डाटा है, मैं सेव करा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कंप्यूटर मुझे दोबारा से एरर दे कि भाई मुझे हुनैन नाम का वेरिएबल नहीं मिल रहा, बल्कि उस हुनैन जो टेक्स्ट है उस पूरे को सेव करा ले रैम में कहीं पर भी, मुझे नहीं पता कहाँ सेव करा रहा है, बस उस जगह का नाम नेम रख दे। यानी अगर वो रैम, ये जो रैम है इसमें फर्ज करें हुनैन यहाँ पर सेव हो रहा है, यहाँ कहीं सेव हो रहा है हुनैन, तो मुझे ये जगह कहाँ पर है मुझे परवाह नहीं है, बस उस जगह का नाम क्या रख दे, हुनैन रख दे, ताकि बाद में जब मैं वैल्यू को प्रिंट कराना चाहूँ तो मुझे पता हो कि भाई हुनैन कहाँ पर, जहाँ सेव है उस जगह का नाम हुनैन है। तो वापस अपने कोड पे आते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ नेम, एंटर करता हूँ। कंप्यूटर ने एरर नहीं दिया, लेकिन कंप्यूटर ने मुझे खाली वैल्यू रिटर्न करी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अच्छा, कंप्यूटर को डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट समझ नहीं आती, मुझे अपनी जावास्क्रिप्ट को ना एचटीएमएल के जरिए ब्राउजर तक पहुंचानी पड़ेगी। वो मैं किस तरह करूंगा, उसके दो तरीके हैं। या तो मैं डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल में लिखूं, या फिर मैं इस जावास्क्रिप्ट की फाइल को अपनी किसी एचटीएमएल की फाइल से कनेक्ट कराऊं और उस फाइल को चलाऊं। अभी मैं आसान तरीका करता हूँ, मैं करता हूँ एक अलग से एचटीएमएल की फाइल बनाता हूँ और यहाँ पर अपना एक टैग बनाता हूँ स्क्रिप्ट नाम का। अब ये एक स्पेशल टैग है, इस स्क्रिप्ट नाम के टैग में मैं जो मर्जी लिखूंगा ना, कंप्यूटर उसको जावास्क्रिप्ट समझेगा, उसको एचटीएमएल नहीं समझेगा। अब अगर टैग क्या होता है, अगर आप भूल गए टैग क्या होता है, मुझे उम्मीद है नहीं भूलेंगे क्योंकि बहुत हमने डिटेल में पढ़ा है पिछली 5 क्लासों में, लेकिन अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं। या बस इतना ही है कि स्क्रिप्ट का एक स्पेशल टैग है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, उस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ प्रैक्टिस डॉट एचटीएमएल नाम से। अब इस नाम से मेरी पहले से एक फाइल है, लेकिन मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। कंप्यूटर मुझसे पूछेगा भाई, काउंटर मुझसे बोलेगा भाई इस नाम की एक फाइल पहले से मौजूद है, मैं बोलता हूँ हाँ सही है, उसको रिप्लेस कर दो, डिलीट कर दो, ये फाइल मेरे काम की है, वो किसी काम की नहीं है, पता नहीं शायद काम की थी भी नहीं थी तो डिलीट हो गई। अब इस स्क्रिप्ट के टैग में मैं जो भी लिखूंगा वो एक जावा स्क्रिप्ट की तरह चलेगा। मैं पहले इस फाइल को खोल लेता हूँ ब्राउजर में। कैसे खोलूंगा, यहाँ पर आ रहा है कॉपी फाइल पाथ, पाथ यानी एड्रेस, कॉपी फाइल पाथ, यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट करता हूँ। मेरी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आया, ना कंसोल पे कुछ आया, कंसोल पे कुछ आया, और ना ही मेरी स्क्रीन पे कुछ आया। इसका मतलब कंप्यूटर ने मेरी फाइल तो पकड़ ली है, कोई एरर नहीं आया, वरना नॉट फाउंड आता, लेकिन मैंने कोई कोड नहीं दिया। अभी मैं यहाँ, अगर मैं स्क्रिप्ट टैग के बाहर जाकर लिखूंगा ना, लेट नेम इक्वल, अब मैं स्क्रिप्ट टैग के बाहर जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, रिफ्रेश करता हूँ कंट्रोल आर से, यहीं पर लिखा गया लेट नेम इक्वल नाइन, क्योंकि कंप्यूटर इसको एचटीएमएल समझ रहा है ना। यहाँ लिखता हूँ नेम, एंटर करता हूँ, सॉरी नेम एंटर करता हूँ, कंप्यूटर इसको एचटीएमएल समझ रहा है। इसी लाइन को अगर मैं जाके अंदर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, अब कंप्यूटर करेगा। अब ये देखें कि स्पेशल तरह से लिखा आ रहा है क्योंकि अभी जावास्क्रिप्ट है। अब मैं यहाँ जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, अब यहाँ पर लिखा नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर जब मैं नेम लिखूंगा तो इसका मतलब मेरा डाटा रैम में सेव हो चुका है। मुबारक हो, हमने सक्सेसफुली अपने डाटा को रैम में सेव कराया और उसके बाद उसकी वैल्यू रैम से उठा भी ली। तो अब नोट पैड में लिखने का फायदा क्या हुआ कि अब जब मैं क्रोम को बंद करूंगा तो मेरा डाटा, जो मेरा कोड है वो डिलीट नहीं हो जाएगा, क्योंकि रैम में जो डाटा था, हमने पहले कोई 50 लाइनें लिखी, वो सारी की सारी लाइन्स ज़ाया हो गई, है ना। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे कंप्यूटर में एक कोड सेव रहेगा, क्योंकि अब ये मैंने रैम में सेव नहीं किया बल्कि हार्ड डिस्क में सेव किया। अब मैं यहाँ पर नेम को प्रिंट कैसे करा रहा था, मैं लिखता हूँ वेरिएबल का नाम नेम। अब मैं यहाँ जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, नेम लिखा नहीं आया, चेक करते हैं मैंने सेव किया है, कंट्रोल एस करता हूँ, जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, फिर नेम लिखा ही आया। अब ये कंसोल में काम ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कंसोल में काम करने के मजे हैं। यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा और कंप्यूटर खुद ही उसको प्रिंट कर देगा, गलत नाम लिखूंगा कंप्यूटर मुझे एरर दे देगा। लेकिन अगर मैं कोड को नोट पैड प्लस प्लस या किसी भी कोड एडिटर में लिख रहा हूँ तो मुझे इस्तेमाल करने पड़ेंगे फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है, ये एक फंक्शन है, इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब यहाँ मेरे पास हनन लिखा आ गया। अब मैं बताता हूँ मैंने क्या लिखा है।
कंसोल डॉट लॉग ये एक बना बनाया फंक्शन है जो हमें कंप्यूटर बना के देता है। अब हमें यहाँ पर 50 लाइनें लिखनी पड़ेंगी सिर्फ कंप्यूटर में इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट में के जिस जिस बंदे ने बनाई है डेवलपर, वो मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। वो बंदा डिजर्व करता है, बहुत बेहतरीन करता है। ये बंदा है जिसने जावास्क्रिप्ट इजाद करी है। अगर आप इसकी स्पीच वगैरह सुनोगे ना, तो एक बड़ी क्या कहते हैं काम की बातें करता है वो। तो इसकी स्पीच वगैरह यूट्यूब पे मौजूद है और बहुत काम की स्पीच करता है बंदा। तो यहाँ पर एक बना बनाया फंक्शन आता है जावास्क्रिप्ट के साथ, उसका नाम क्या है, console डॉट लॉग। अगर मैं आ जाऊँ और यहाँ लिखूँ console डॉट लॉग, तो मेरे पास कोई अजीब सी चीज़ प्रिंट हो गई है ना। ये दरअसल console डॉट लॉग के पीछे जो लिखा हुआ कोड है वो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। अब console डॉट लॉग का फंक्शन बनाने के लिए उस बंदे ने कोई 50 लाइनों का कोड लिखा होगा, तो वो 50 लाइनों का कोड जो है वो मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है। अब ये 50 लाइनें नहीं है, लेकिन क्योंकि ये असल कोड भी नहीं है, ये थोड़ा कोड वर्डिंग में कोड है। मैं इसको यहाँ कैसे इस्तेमाल करूंगा, जब भी मुझे वेरिएबल प्रिंट कराने थे ना, तो मैं सिंपल वेरिएबल का नाम लिख रहा था और एंटर दबा रहा था, तो क्या हो रहा था, उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही थी। लेकिन अगर मैं वेरिएबल के नाम के बाद दो ब्रैकेट लगा दूं, दो स्मॉल ब्रैकेट, ओपन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट, और एंटर कर रहा हूँ, तो अभी क्या बोल रहा है कि नेम इज नॉट अ फंक्शन। यानी जब भी मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो कंप्यूटर उसको, हमारी मैथ की क्लास में क्या कराती है मिस, एफ एक्स ये कराती है ना। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, फंक्शन। तो यहाँ पर अब आपको अलजबरा ही नजर आएगी प्रोग्रामिंग में, क्योंकि अलजबरा पर ही पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ये वेरिएबल का नाम है और ये ब्रैकेट है, सही। तो जो ब्रैकेट है इसका जब भी कंप्यूटर ब्रैकेट लिखेगा, कंप्यूटर समझ जाएगा कि भाई अब ये वेरिएबल नहीं रहा, अब ये फंक्शन बन चुका है। अब मैं जब यहाँ पर जाके कंसोल लॉग पे दो ब्रैकेट दूंगा, इस कोड को सेव कराता हूँ, यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। कुछ प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास कोई एरर मैसेज भी नहीं आया। इसका मतलब कंप्यूटर को हमारी बात समझ आ गई। थोड़ा और मजीद समझाते हैं कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर को यहाँ पर हमें कोई इनपुट देना है, इनपुट के तौर पे मैं इसको 3 देता हूँ इनपुट। यहाँ जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तो कंप्यूटर ने 3 प्रिंट कर दिया स्क्रीन पर। अब मैं यहाँ जाता हूँ 2। अब यहाँ पर बात दिख रहा है कि अब कंप्यूटर क्या कर रहा है। अब जब भी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ ना, तो कंसोल में सारा डेटा डिलीट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर रिफ्रेश पे कंप्यूटर रैम में पड़ा हुआ डाटा भूल जाता है, दोबारा से सेव करना। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट जेड इक्वल 3, और यहाँ जेड लिखता हूँ, तो कंप्यूटर इसको प्रिंट कर रहा है। लेकिन जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब मैं लिखूंगा जेड, तो अब कंप्यूटर बोलेगा मुझे नहीं पता जेड क्या है, क्योंकि कंप्यूटर रिफ्रेश करने के बाद भूल जाएगा। क्योंकि रिफ्रेश करने में क्या हो रहा है, रैम रिफ्रेश हो रही है। रैम में वो एरिया जहाँ पर ये वाली वेबसाइट चल रही है वो रिफ्रेश हो रही है। तो रिफ्रेश होने से क्या होगा, रैम पिछले रिफ्रेश वाला सारा डाटा भूल जाएगी। फिर वो डाटा याद रहेगा जो इस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जो हार्ड डिस्क में फ्रेश उठ के आ रहा है। तो ये अगर आप यहाँ पर कोई वेरिएबल बना रहे हैं, तो वो हर रिफ्रेश में या क्रूम बंद होने पे डिलीट हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन जो डाटा आप नोटपैड में लिख रहे हैं ये हमेशा सेव रहेगा। तो अब मैं कर रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर इसको इनपुट दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सिंटेक्स लिखा था। फंक्शन कैसे लाते हैं, यहाँ लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन का नाम और फंक्शन का इनपुट। अब ये मैंने फंक्शन का लफ्ज नहीं लिखा, ये मैं तब लिखूंगा जब मैं अपने खुद के फंक्शन बनाऊंगा। अभी हम अपने खुद के फंक्शन नहीं बना रहे। बना बनाया फंक्शन चलाने के लिए फंक्शन का नाम और फंक्शन का इनपुट ब्रैकेट के अंदर देना जरूरी है। अब जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ,
वो कंप्यूटर प्रिंट कर रहा है। कॉन्सोल डॉट लॉग, कॉन्सोल क्या है, ये वाली विंडो है कॉन्सोल, और लॉग का मतलब क्या है, प्रिंट करना। लॉग का मतलब जो भी इंग्लिश में हो, हम यहाँ से प्रिंट करना ले रहे हैं। तो कॉन्सोल डॉट लॉग एक ऐसा फंक्शन है तो कोई भी डाटा मैं इसको दूंगा ये स्क्रीन पे प्रिंट करा देगा। अब मैं इसको डाटा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब कंप्यूटर ने यहाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। अब मैंने कंप्यूटर को यहाँ पर अब मैंने कंप्यूटर को यहाँ पर एक स्ट्रिंग दिया था, तो कंप्यूटर ने एक स्ट्रिंग प्रिंट कराया। अगर मैं यहाँ कोटेशन मार्क नहीं लगाता मिसाल के तौर पर, तो कंप्यूटर क्या करता, रिफ्रेश करता हूँ, कंप्यूटर क्या करता, बोलता भाई कंप्यूटर एरर दे रहा है, क्योंकि अब कंप्यूटर क्या कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग में भी उस नाम का वेरिएबल ढूंढ रहा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमें यही तो पता करना था। मैं लिखता हूँ नेम, अब कंप्यूटर करेगा, नेम प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन नेम नाम का वेरिएबल ढूंढेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब कंप्यूटर ने हुनैन प्रिंट कर दिया। इसी तरह इस तरह मैं दो नंबर प्लस करा रहा था, इस तरह एक चीज होती है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कुछ भी नहीं होती, तो उसमें हम क्या करते हैं, नेम प्लस, जिस तरह मैं दो नंबर प्लस करा रहा था, अब ये एक स्ट्रिंग है, ये एक नंबर नहीं है। कंप्यूटर इसको प्रिंट, इन दोनों को जोड़ देगा। अब मैं लिखता हूँ, एक बनाता हूँ हेलो प्लस नेम, सेव करता हूँ, मैं के रिफ्रेश करता हूँ, ये अभी भी सिर्फ हुनैन प्रिंट हो रहा है। ये वाली बात प्रिंट नहीं हुई क्योंकि मैंने कंप्यूटर को इसको फंक्शन में इनपुट नहीं दिया। कंप्यूटर यहाँ पर हमें फंक्शन ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे स्क्रीन पे डाटा प्रिंट कराने के लिए। तो मैं फंक्शन का नाम क्या था, console डॉट लॉग, और मैं कैसे बताऊंगा ये फंक्शन है, दो ब्रैकेट लगाकर, तो ब्रैकेट के अंदर मैं क्या दूंगा, इसका इनपुट। अब कंप्यूटर करेगा हेलो और नेम को आपस में जोड़ के प्रिंट कर देगा, हेलो हुनैन प्रिंट कर दिया कंप्यूटर ने जोड़ के। अब खुद से कंप्यूटर ने स्पेस भी नहीं दी। अब मैं यहाँ स्पेस देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और अब यहाँ पर हेलो हुनैन प्रिंट हो गया, हेलो स्पेस हुनैन। अब मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ। तो जिस तरह मैं दो नंबर प्लस करा रहा था, उस तरह मैं दो स्ट्रिंग भी प्लस करवा सकता हूँ। अब कंप्यूटर दो बार प्रिंट कर रहा है, एक बार हेलो हुनैन प्रिंट कर रहा है, एक बार नेम प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर लिख रहा हूँ 1+2, तो कंप्यूटर 1+2 ही प्रिंट कराएगा। जो भी मैं स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा, कंप्यूटर उसको टच नहीं करेगा, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, वो कंप्यूटर की नज़र में वो एक स्पेशल टेक्स्ट है जिसको कंप्यूटर को नहीं छेड़ना। लेकिन अगर मैं 1+2 बाहर लिख रहा हूँ कोटेशन मार के, तो कंप्यूटर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा, क्योंकि कंप्यूटर समझेगा कि भाई ये इस पर मुझे काम करना है। लेकिन जो भी कोटेशन मार्क के अंदर होगा, कंप्यूटर उसको हाथ भी नहीं लगाएगा, वैसा का वैसा स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा जब तक। और मैं इनको इस तरह भी जोड़ सकता हूँ। अब 1+4 स्पेस डॉलर प्रिंट हो रहा है, स्पेस की प्रिंट हुआ क्योंकि यहाँ पर स्पेस था।